नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे पास एक ऐसा लेख है जो दिमाग को थोड़ा या शायद बहुत ज्यादा घुमा देगा। हाँ बिल्कुल। इसका शीर्षक है द डिवाइन डायरेक्टर एंड द वेकिंग ड्रीम। और ये आर्टिकल मतलब रियलिटी को देखने का हमारा जो पूरा नजरिया है उसे ही चैलेंज कर देता है। बिल्कुल, ये उन सवालों में से है जो आपको रात में जगाए रख सकते हैं। मैंने जब इसका शीर्षक पढ़ा तो मुझे यही लगा। लेकिन जागृत सपना या वेकिंग ड्रीम कहना एक बात है और इसे साबित करना दूसरी। लेख एक बहुत बड़ी एक साहसिक परिकल्पना रखता है कि क्या हो अगर ये दुनिया, ये नौकरी, ये रिश्ते जिसे हम इतना ठोस और असली समझते हैं, ये सब सिर्फ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हाई डेफिनेशन सपना हो। एकदम। और अगर ये सच है तो फिर हम सब अपनी अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हैं, हम बस एक किरदार निभा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन किसी किताब की समरी देना नहीं है, बल्कि इस आइडिया की तह तक जाना है, इसकी जांच पड़ताल करनी है। सही है। अगर ये एक सपना है तो इसके नियम क्या हैं? अगर हम सिर्फ किरदार हैं तो स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे शो का डायरेक्टर कौन है? तो चलिए इस सोच की भूल भुलैया में उतरते हैं। तो देखिए, शुरुआती इसमें कहूंगा विस्फोटक विचार से होती है कि हम करता नहीं है, मतलब डूअर नहीं है, हम सिर्फ दृष्टा हैं, देखने वाले। हाँ, ऑब्जर्वर। यहीं पर मेरा पहला सवाल आता है। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लगता। अच्छा। मतलब सपने तो अजीब होते हैं, उनमें कोई लॉजिक नहीं होता। मैं सपने में उड़ सकती हूँ या कुछ भी हो सकता है, लेकिन असल दुनिया में तो नियम है, ग्रेविटी है, ट्रैफिक लाइट्स हैं, समाज के कायदे कानून है। सही बात है। ये दुनिया एक सपने जैसी केओटिक तो बिल्कुल नहीं लगती। तो लेख इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और लेख इसी गुत्थी को सबसे पहले सुलझाता है। वो कहता है कि हाँ, इस सपने के नियम हैं, बल्कि बहुत मजबूत नियम हैं जो इसे असली जैसा महसूस कराते हैं, लेकिन 3 लेवल पर बांटता है। ओके, 3 लेवल के नियम, ये क्या है? पहला लेवल सबसे बाहरी है, सरकारी कानून, कोर्ट, पुलिस, संविधान। ये नियम समाज को एक ढांचे में रखते हैं ताकि सब कुछ बिखर न जाए। ठीक है, ये सपने का ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ एक तरह से, कह सकते हैं, जो बाहरी व्यवस्था बनाए रखता है। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरा लेवल है संस्कार। ये वो अनलिखे नियम हैं जो हम अपने परिवार से, समाज से, स्कूल से सीखते हैं। जैसे ईमानदार रहो, बड़ों का आदर करो, हाँ, मेहनत करो। ये हमारी मॉरल प्रोग्रामिंग है जो हमें एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनाती है। ये कानून से ज्यादा गहरे हैं क्योंकि ये हमारे अंदर बसे होते हैं। और तीसरा, मुझे लगता है वो सबसे गहरा होगा। बिल्कुल। तीसरा लेवल है भगवदीय व्यवस्था। इसमें धार्मिक ग्रंथ, पूजा पाठ, मंदिर और वो सारी कहानी आती हैं जो हमें बताती हैं कि अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरा करोगे तो नर्क। बिल्कुल। ये हमें हमारे अस्तित्व के एक बड़े मकसद से जोड़ते हैं। तो ये तीनों नियम, कानून, संस्कार और धर्म, ये तो हमारे जीवन की हर परत को छूते हैं। तो क्या लेख ये कह रहा है कि समाज की पूरी बनावट, मतलब A to Z, हमें इस सपने में इतना उलझाए रखने के लिए है ताकि हम कभी सवाल ही ना पूछें? ये सब गेम मैकेनिक्स हैं। एग्जैक्टली। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, गेम मैकेनिक। अच्छा। लेख का तर्क यही है, ये नियम इस सपने को इतना कन्विंसिंग बनाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम सपना देख रहे हैं। जैसे लेख में एक उदाहरण है कि अगर आपके सपने में आग लग जाए तो आप भागेंगी, आप ये सोचने के लिए नहीं रुकेंगी कि अरे ये तो सपना है, आग मुझे जला नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उस सपने के नियमों के हिसाब से ही रिएक्ट करेंगी। सही बात है, सपने में तो डर भी असली लगता है, दर्द भी असली लगता है। हाँ, तो हम इन नियमों का पालन करते हैं ताकि सपना चलता रहे। हाँ, लेकिन ये सवाल खड़ा करता है, अगर हम सिर्फ नियमों का पालन करने वाले पात्र हैं तो फिर स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? इस पूरे शो का डायरेक्टर कौन है? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ओके। लेख कहता है कि इस जागृत सपने का एक डायरेक्टर है, द डिवाइन डायरेक्टर, जिसे हम ईश्वर, ब्रह्मांड या कोई भी नाम दे सकते हैं। पर असली धमाका इसके बाद होता है। लेख कहता है कि जो डायरेक्टर है और जो उस सपने को देखने वाला दृष्टा है, वो अलग नहीं है। एक मिनट, वो एक ही है। डायरेक्टर और देखने वाला एक ही है? ये कैसे हो सकता है? और वो हमारी आत्मा के रूप में हमारे अंदर ही मौजूद है। वाह, होल्ड ऑन, ये तो बहुत बड़ा लीप है।
क्या इसका मतलब ये है कि मैं ही भगवान हूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता होता कि कल सुबह नाश्ते में क्या खाना है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। इसे समझने के लिए एक मॉडर्न एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ओके। सोचिए आप कोई वीडियो गेम खेल रही हैं, एक बहुत ही रियलिस्टिक वर्चुअल रियलिटी गेम। स्क्रीन पर एक कैरेक्टर है जो दौड़ रहा है, लड़ रहा है, मिशन पूरे कर रहा है। आप उस कैरेक्टर के साथ इतना जुड़ जाती हैं कि जब उसे चोट लगती है तो आपकी धड़कन तेज हो जाती है। हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। अब सवाल यह है कि असली आप कौन हैं? वो स्क्रीन पर मौजूद कैरेक्टर या वो जो सोफे पर बैठकर हाथ में कंट्रोलर पकड़े हुए है और उस कैरेक्टर को देख रहा है? ऑब्वियसली जो कंट्रोलर पकड़े हुए, कैरेक्टर तो बस पिक्सेल्स है। बस लेख यही कह रहा है। हम सब खुद को वो स्क्रीन का कैरेक्टर समझ बैठे हैं, ये शरीर, ये नाम, ये पहचान। जबकि हमारी असली पहचान वो प्लेयर है जो बस देख रहा है, वो दृष्टा है, वो आत्मा है। और वो आत्मा उस डिवाइन डायरेक्टर का ही एक हिस्सा है, एक एजेंट है। तो मतलब मैं ये काम नहीं कर रही, मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर रही, मेरा किरदार कर रहा है। हाँ, और असली मैं बस ये सब होते हुए देख रहा है। ये सोचना ही बहुत अजीब है। ये अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हम देह भाव में डूबे हुए हैं। लेख इस शब्द का इस्तेमाल करता है, देह भाव। इसका मतलब सिर्फ शरीर से लगाव नहीं है, ये वो गहरी भावना है कि मैं ये शरीर हूँ। जब कोई आपकी कार को खरोचता है तो गुस्सा आपको आता है, जब कोई आपकी तारीफ करता है तो खुशी आपको होती है। सही बात है। आप उस किरदार के सुख दुख को अपना मान लेती हैं, यही देह भाव है। ठीक है, वीडियो गेम वाली एनालॉजी से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ। हम प्लेयर हैं, कैरेक्टर नहीं है। लेकिन इससे तो बहुत बड़ी नैतिक समस्या खड़ी हो जाती है, अ मैसिव एथिकल प्रॉब्लम। अगर मैं करता नहीं हूँ, सिर्फ देखने वाली प्लेयर हूँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे कैरेक्टर के किसी भी काम के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बिल्कुल। कल को कोई हत्यारा कह सकता है मैंने मर्डर नहीं किया, मेरे कैरेक्टर ने किया, मैं तो बस देख रहा था। सही पॉइंट है। इससे तो सोसाइटी में क्योस मच जाएगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और लेख इस संभावित अराजकता को नजरअंदाज नहीं करता। अच्छा। बल्कि वो कहता है कि इसी केओस को रोकने के लिए इस सपने के गेम मैकेनिक्स में एक और बहुत जरूरी नियम बनाया गया है, और वो है कर्मों का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ कर्मा। हाँ, लेकिन मैंने तो हमेशा कर्म को एक तरह का कॉस्मिक हिसाब किताब समझा है। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा। पर लेख इसे एक अलग नजरिए से देखता है। वो कहता है कि कर्म का सिद्धांत कोई आध्यात्मिक सजा या इनाम की व्यवस्था नहीं है। तो फिर क्या है? ये इस सपने को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया गया एक प्रैक्टिकल नियम है। इसका एकमात्र उद्देश्य है आचरण की शुद्धता बनाए रखना, ताकि लोग एक दूसरे के स्क्रीन टेस्ट को बिगाड़े नहीं। मतलब कर्म एक मॉरल स्कोर कार्ड नहीं है, बल्कि गेम का फिजिक्स इंजन है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। एग्जैक्टली। जैसे वीडियो गेम में अगर आप पहाड़ से कूदेंगी तो आप नीचे गिरेंगी, इसलिए नहीं कि आप बुरी इंसान हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि गेम का नियम ग्रेविटी है। बस कर्म का सिद्धांत इस सपने की ग्रेविटी है। ये एक कॉन्सिक्वेंस इंजन है। अगर आप अपने कैरेक्टर से किसी दूसरे कैरेक्टर को नुकसान पहुंचाएंगे तो गेम का मैकेनिज्म ऐसा है कि आपके कैरेक्टर को भी उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ओके। ये इसलिए नहीं है कि कोई ऊपर बैठकर हिसाब लिख रहा है, बल्कि इसलिए ताकि गेम खेलने लायक बना रहे, वरना हर कोई एक दूसरे के गेम को खराब कर देगा और कोई भी खेल नहीं पाएगा। वाह, ये तो कर्म के सिद्धांत को देखने का बिल्कुल नया तरीका है। इट्स नॉट मॉरल, इट्स फंक्शनल। ये सपने को टूटने से बचाने का एक टूल है। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प है। अब ये सब एक बड़े फ्रेमवर्क में फिट होता दिख रहा है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है जिसका लेख में जिक्र है, शून्य। हाँ, द वॉइड। अबोझ नहीं। हाँ, और ये एक बहुत ही गहरा बिंदु है। शून्य का विचार इस पूरी परिकल्पना को एक और लेवल ऊपर ले जाता है। कैसे? ये इस बात पर जोर देता है कि हमारी जो असली पहचान है, वो प्लेयर या दृष्टा, वो असल में उस शून्य का ही हिस्सा है। वो एक खाली स्क्रीन की तरह है जिस पर ये पूरी दुनिया का सपना चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म का जो सिद्धांत है वो सिर्फ इस सपने के अंदर का नियम है। हम कोई कर्मों का बोझ लेकर इस सपने में नहीं आते। लेख का तर्क यही है, सपने की शुरुआत शून्य से होती है, कोई पिछला हिसाब किताब नहीं है। हर स्क्रीन टेस्ट नया है। बिल्कुल। और ये इस बात को और पुख्ता करता है कि अध्यात्म में, जिसे हम ईश्वर की खोज कहते हैं, वो असल में बाहर किसी को खोजना नहीं है, बल्कि अंदर अपने उस असली मैं को खोजना है। हाँ, उस दृष्टा को पहचानना है जो उस शून्य का ही अंश है। लेख के अनुसार यही सच्चाई का अनुभव करने का आखिरी दरवाजा है। मेरा तो दिमाग घूम गया है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो जिंदगी की हर चीज,
कानून, समाज, नैतिकता, कर्म, ईश्वर सबको एक ही कहानी में पिरो देता है। ये इतना कंप्लीट लगता है कि थोड़ा अनबिलीवेबल भी लगता है। क्या लेखक इसे एक अंतिम सत्य की तरह पेश करता है कि यही सच है, इसे मान लो? नहीं, और यही इस लेख की सबसे खूबसूरत और ईमानदार बात है। अच्छा। इन सभी गहरे विचारों को रखने के बाद लेखक आखिर में एक बहुत जरूरी चेतावनी देता है। वो साफ साफ कहता है कि पाठकों को इस परिकल्पना को इतनी जल्दी मान लेने की जरूरत नहीं है। ये तो अजीब बात है। पूरा लेख एक आइडिया को बनाने में लगाता है और फिर अंत में कहता है कि इसे अभी मत मानो। ये लेखक की बौद्धिक विनम्रता है। वो खुद इस विचार को अभी एक परिकल्पना कह रहा है, एक हाइपोथेसिस। वो कोई गुरु नहीं है जो अंतिम सत्य का ऐलान कर रहा हो। वो एक विचारक है जो कह रहा है, मेरे पास एक आइडिया है, एक नया नजरिया है, आओ इसे मिलकर जांचते परखते हैं। तो ये कंक्लूजन नहीं बल्कि एक कॉन्वर्सेशन की शुरुआत है। बिल्कुल। वो कहता है कि इस परिकल्पना को और उदाहरणों और मजबूत तर्कों से वैलिडेट करना होगा। ये हमें आंख बंद करके विश्वास करने की बजाय सवाल पूछने और खुद जांच करने के लिए उकसाता है ना? एग्जैक्टली। वो हमें एक नया चश्मा दे रहा है और कह रहा है, इसे पहनकर दुनिया को देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखता है। तो आज हमने क्या समझा? हमने एक ऐसे लेख की परतें खोली जो हमारी पूरी वास्तविकता पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ये कहता है कि दुनिया एक जागृत सपना है। एक ऐसा सपना जिसके अपने नियम हैं, कानून, संस्कार और धर्म जो इसे असली बनाए रखते हैं। ये सपने के गेम मैकेनिक्स हैं। इस सपने में हम एक्टर या कर्ता नहीं बल्कि सिर्फ दृष्टा है, देखने वाले। हमारी असली पहचान शरीर नहीं बल्कि वो आत्मा है जो उस डिवाइन डायरेक्टर का ही अंश है। वीडियो गेम के प्लेयर की तरह, कैरेक्टर की तरह नहीं। बिल्कुल। और कर्म का सिद्धांत कोई ऊपर वाले का इंसाफ नहीं बल्कि इस सपने को केओस से बचाने का एक प्रैक्टिकल टूल है। इस गेम का फिजिक्स इंजन है। हाँ। और सबसे जरूरी बात, ये सब अभी एक परिकल्पना है, एक विचार जिस पर और सोचने और बहस करने की जरूरत है। ये हमें सोचने का एक नया फ्रेमवर्क देता है। बिल्कुल। ये लेख हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर छोड़ देता है। ये एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करता है, लेकिन साथ ही हमें उस पर तुरंत विश्वास करने से रोकता भी है। ये हमें जवाब नहीं देता, पर बेहतर सवाल पूछने में मदद करता है। सही कहा। तो इसी के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। आज का विचार इसी लेख से जुड़ा है। लेख के अनुसार, अगर ये जीवन एक सपना है और कर्म का सिद्धांत केवल इस सपने को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नियम है, तो उस व्यक्ति के कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है जो जागने के बिल्कुल करीब हो। जब प्लेयर को यह पता चल जाए कि ये सब सिर्फ एक गेम है, तो क्या वो गेम के नियमों का पालन करना बंद कर देगा या फिर और बेहतर तरीके से खेलेगा? इस सवाल पर विचार किया जा सकता है।